नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विशेष अनिवासी रुपए खाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में रुपए में वास्तविक लेन देन करने के लिए व्यावसायिक हित है, वह विशेष अनिवासी रुपए खाता खोल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और पाकिस्तान और बांग्लादेश में नियमित संस्थाओं द्वारा एसएनआरआर खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एसएनआरआर खाते चालू, बचत, सावधि जमा हो सकते हैं। खाता धारक का व्यवसाय निश्चित अनिश्चित समय तक चल सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है, 3 जो है वो गलत है, 3 जो है गलत है, 4 गलत है। खाताधारक का व्यवसाय अनिश्चित समय तक नहीं कर सकता है, ये 7 साल तक चल सकता है, उसके बाद आरबीआई की स्वीकृति लेनी होगी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यवसाय हो, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत वैध रुपया लेन देन के उद्देश्य से किसी अधिकृत डीलर के पास विशेष अनिवासी रुपए खाता खोल सकता है। तो कथन 1 जो है वो आपको सही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों, साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में निगमित संस्थाओं द्वारा एसएनआरआर खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। एसएनआरआर खाते ब्याज रहित होते हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो गलत है। ठीक है, ये जो होते हैं इसमें आपको ब्याज नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये करंट अकाउंट होते हैं तो ब्याज नहीं मिलते हैं। अनुमेय लेन देन, डेबिट क्रेडिट जो खाताधारक की प्रत्याशित व्यवसायिक गतिविधि के लिए विशिष्ट है, इसका संचालन होता है। खाताधारक के अनुबंध की अवधि के और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित होने तक 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, उसके बाद उसको स्वीकृति लेनी होगी, इसलिए 4 सही नहीं है। इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 1 को। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा, इसको बोलते हैं फेमा, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर मैनेजमेंट, फेमा हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, फेमा हो जाएगा। 1999 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह 2005 में लागू हुआ था, ये गलत है। भारत में रहने वाले व्यक्ति लॉटरी जीत सहित किसी भी चालू खाता लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा जो है वो अस्तित्व में आया था। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए ये इसके द्वारा एक कानूनी प्रावधान का निर्माण किया गया था। यह जो है वो फेरा फेरा जो था, इसके पहले यही कानून जो था वो फेरा था, जिसका नाम था फेरा, और वो उसका जो फेरा का जो फेरा जो आया था वो आपको 1973 में फेरा की को संसद के द्वारा पास किया गया था। और उसके बाद भारत में जो है 1990 में भारत में काफ़ी आर्थिक सुधार हुए। भारत की जो विदेशी पूंजी थी, विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो काफ़ी सीमित हो गया था, तो भारत सरकार ने जो है काफ़ी इकोनॉमिक सुधार किए, जिसमें भारतीय इकोनॉमिक सुधार में ये भी एक सुधार था कि जो रेगुलेशन जो वर्ड था उसको मैनेजमेंट के तौर पे उसको शामिल किया गया, और इसके लिए एक नया एक्ट लाया गया 1999 में। ठीक है,
1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो 1 जून 2000 को प्रभावी हुआ, सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन को पूंजी और चालू खाता के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। चालू खाता लेनदेन भारत के बाहर की गई कोई भी लेनदेन है जो किसी निवासी की परिसंपत्ति या दायित्व को नहीं बदलते हैं, जिसमें आकस्मिक देयताएं भी शामिल है। तो कोई भी लेन देन जो है वो जो भारत के बाहर किए जाते हैं तो वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उससे उस व्यक्ति या संस्था की परिसंपत्ति और दायित्व में कोई बदलाव नहीं होता है। फेमा की धारा 5 के अनुसार भारतीय निवासी किसी भी चालू खाता लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, उन लेन देन को छोड़कर जिनके लिए केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध लगा रखा है। यानी कि आप उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं जिसमें सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने सोने पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की है। दूसरा स्टेटमेंट है कीमती धातु पर दूसरा स्टेटमेंट है कि कीमती धातु पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कराधान की दर 20% से 12.5% कर दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही है। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने सोने पर सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कराधान के लिए भी यह प्रस्तावित किया गया है कि सोने की होल्डिंग अवधि जो कि पहले 36 महीने थी उसको अब 24 महीने कर दिया गया है, इसलिए कथन 1 जो है वो आपको सही है। कीमती धातु पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के कराधान की दर जो पहले इंडेक्सेशन के साथ 20% थी को भी इंडेक्सेशन के बिना घटाकर 12.5% कर दी गई, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार सोने की तस्करी को रोकने के प्रयास में सीमा शुल्क को कम किया गया है, यानी कि जो इस सीमा शुल्क को कम किया गया तो इससे जो गोल्ड का स्मगलिंग जो है उसको रोक लगेगी। अगला क्वेश्चन है, शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकता है, यह असुरक्षित डिबेंचर जारी कर सकता है। यूसीबी को शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करते हैं, तो ये इसमें कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। 3 जो है वो सही नहीं है। इसकी व्याख्या की बात की जाए तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा है कि सीएज टेक्नोलॉजी जो कि एक सहायक कंपनी थी उसके द्वारा जितने भी बैंकों के सर्वर को मेंटेन किया जा रहा था उस पे एक रैंसमवेयर का हमला हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट में कहा गया था कि एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट सर्वर पे रैंसमवेयर का हमला हुआ है। इसके वजह से 200 लगभग 150 से 200 बैंक जो थे वो उनके ट्रांजैक्शन को अलग किया गया ताकि बाकी सारे जो सिस्टम है उसको आइसोलेट किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग मुख्य सहकारी बैंकों जिन्हें अक्सर शहरी सहकारी बैंक के रूप में भी जाना जाता है के विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेवार है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 के तहत प्राथमिक सहकारी बैंकों को शाखाएं बनाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होता है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। शहरी बैंक विभाग के विनियमन कार्यों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सहकारी बैंक बैंकिंग अधिनियम 1949 की शर्तों का अनुपालन करें। इन प्रावधानों में इसलिए कथन 4 जो है वो सही है। इसमें आपको न्यूनतम शेयर पूंजी की अधिकता CRR और SLR का रख रखाव, तो इन बैंकों पे भी ये दोनों कंडीशन लागू होते हैं
और इनको ये मानना पड़ता है। ठीक है। कोई भी सहकारी बैंक तब तक बैंकिंग गतिविधि स्थापित या संचालित नहीं करेगा जब तक कि उसकी चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व बैंक का कुल मूल्य कम से कम 1 लाख रुपए न हो। यूसीबी संबंधित रजिस्ट्रार केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से पूर्व प्राधिकरण के साथ इक्विटी शेयर और सतत गैर संचयी वरीयता जारी कर सकते हैं जो रिजर्व बैंक के सहयोग से दिया जाता है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। सुरक्षित डिबेंचर भी जारी कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। तो इसलिए डी जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है। अभी हाल ही में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में 10वें हिस्से से बढ़कर 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद के 5वें हिस्से तक चला जाएगा, इस रिपोर्ट में उनके द्वारा बोला गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 23-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट की प्रस्तावना में वित्त में डिजिटलीकरण और अगली पीढ़ी की बैंकिंग का मार्ग सशक्त कर रहा है, इसके संबंध में सेवाओं में विस्तार के बारे में बताया गया है। देश न केवल डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर फिनटेक को अपनाया है बल्कि इंडिया स्टैक को भी अपनाया, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लॉकर, सहमति डाटा आधारित डाटा साझाकरण शामिल है। इस पेपर में कहा गया है कि डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय कर रही है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और राजस्व संग्रह दोनों शामिल है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं कल के डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।